नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमने देखा था रिक्त समुच्चय, ठीक है, समान और असमान समुच्चय, इसके अलावा परिमित और अपरिमित समुच्चय और समुच्चय के उपसमुच्चय यानी सबसेट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं वो देखेंगे। पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके जो अवयव हैं वो होंगे 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। ये वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसका एक समुच्चय है। इसी प्रकार जो पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो अवयव होंगे वो होंगे -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के सभी पूर्णांक। तो ये भी वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसका एक सबसेट है। ठीक, फिर है परिमित संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखो, ये अपने लिख रखी है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप है, उसमें लिख रखा है। ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स क्या है p/q, और पी क्यू की कंडीशन है जो ये इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं हैं उनका समुच्चय, उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसका एक समुच्चय है। इसी प्रकार जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से बिलोंग करना चाहिए, और एक्स क्या नहीं होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए, कैपिटल क्यू से बिलोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक बताया था कि सभी जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं, उसमें क्या क्या आता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। तो अगर वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याएं घटा दे तो अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो वो उसके समुच्चय को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी रियल में से अगर जो परिमेय संख्याएं घटा दें तो अपने पास अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अब देखो, यहाँ से मैंने क्या बताया कि कैपिटल एन जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो जेड का एक जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याओं का सेट है, उसका एक उप समुच्चय होगा। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं का जो सेट है वो परिमेय संख्याओं के सेट का एक सबसेट होगा। इसी प्रकार जो परिमेय संख्याओं का सेट है, ठीक है, वो रियल जो वास्तविक संख्याएं के सेट का एक सबसेट होगा। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं का सेट है वो वास्तविक संख्याओं के सेट का एक सबसेट होगा। एक ही कंडीशन देखो, जो प्राकृत संख्याओं का सेट है वो अपरिमेय संख्याओं के सेट का सबसेट नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। अब अंतराल को, जो इंटरवल्स होते हैं अपने पास, जैसे ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है, इनको हम जो रियल नंबर का सेट है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसके उपसमुच्चय के रूप में कैसे लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है। माना ए और बी, ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो आर से बिलोंग करते हैं, यानी वास्तविक हैं। ए और बी की कंडीशन ये दे रखी है कि ए है वो बी से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये एक समुच्चय दे रखा है सभी वाई का समुच्चय जहाँ पे वाई ए से ग्रेटर देन है और बी से स्मॉल है। ठीक है, एक विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल कहलाता है, था इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इस इंटरवल में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी के बीच में हैं, यहाँ पे ए और बी नहीं आएंगे। ठीक है, ए और बी के बीच के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, तो इसको हम जब सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं ए 1 है और बी 5 है, ये दोनों रियल हैं,
वास्तविक है, ठीक है, और ए बी से छोटा है, ठीक। अब अपने को सेट क्या बनाया इन्होंने कि वाई, सभी वाई, ऐसे सभी वाई जहाँ पे वाई है वो 1 से तो ग्रेटर देन है और 5 से स्मॉल, 5 से स्मॉल है, 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो वाई में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2, 3, 4, ठीक है, अगर हम सिर्फ पूर्णांकों की बात करें, ठीक है, तो वाई के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 2, 3, 4। और ओपन इंटरवल में भी क्या होता है, जब इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा मैं 1 और 5, तो उसमें भी क्या आएंगे? 2, 3, 4। तो ये ओपन इंटरवल, उसको हम सेट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है उनको इस ऐसे लिखते हैं, यानी जिस साइड से ओपन है उस साइड से सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन, और जिस साइड से क्लोज है उस साइड से इक्वल टू का साइन भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा। इसी प्रकार जो क्लोज इंटरवल है यानी समवर्त या बंद अंतराल, उसको ऐसे लिखेंगे, सभी वाई का समुच्चय जहाँ पे वाई है वो ए से ग्रेटर देन या इक्वल टू है और बी से स्मॉल या इक्वल टू है, ठीक। अब इस क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इसमें ऐसे सारे एलिमेंट, ऐसे सारे अवयव आएंगे जो ए और बी के बीच में है, तथा ए और बी भी इंक्लूड होगा, ए और बी भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। अब जितने भी ये इंटरवल बताए मैंने चारों, इनकी लंबाई को कैसे लिखते हैं? इनकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए होता है कि जो इसका राइट हैंड का एलिमेंट है उसको हम उसमें से अगर लेफ्ट हैंड का एलिमेंट घटा दें तो वो इन सभी अंतराल की लंबाई को रिप्रेजेंट करने लग जाएगी। अगला है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक समुच्चय है, ठीक है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं, ठीक, उसके संग्रह को, उसको अगर हम इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद जो सेट बनेगा वो उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। जैसे ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं और पी ए का प्रत्येक अवयव होता है, एक समुच्चय होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 और 2, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो फाई हो जाएगा यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? प्रत्येक जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। दूसरा, अगर इसमें से वन लेकर एक उप सेट बनाए तो वो भी इसका उप समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार 2 लेके एक सेट बनाए वो भी इसका उप समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार अपन 1 और 2 दोनों ले लें तो वो भी एक ए का क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। यानी इसके बारे में क्या है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये वाली कंडीशन से आ रहा है। तो ए के कितने उपसमुच्चय हो गए? 4 हो जाएंगे। अब इन सभी का जो इकट्ठा कर लें और उसका समुच्चय बनाएं तो वो क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। वो ए का घात समुच्चय हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन लिख रखी है, पी ए का प्रत्येक अवयव, अब ये देखो ये सारे अवयव हैं, पी ए के अवयव हैं, ये खुद क्या है? एक समुच्चय। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए में कितने अवयव हैं? वो कितने हो गए? टोटल 4। इन जनरल अगर बात करें, अगर कोई समुच्चय है जिसमें m अवयव हैं तो जो उसका घात समुच्चय होगा उसमें अवयव होंगे 2 की पावर m, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, पी ए में कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5 है, यानी एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता, ठीक है, रिक्त समुच्चय में 0 अवयव होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 0 यानी 1। अगला टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख को क्या करते हैं कि समुच्चयों के बीच जो संबंध होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस आरेख की मदद लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं उनको एक वर्त के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जो उस सभी समुच्चय जितने भी समुच्चय होते हैं उनको इंक्लूड करके बनता है, ठीक है, उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे ये आयत है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी से मिलके क्या बना है? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक कोई समुच्चय और है एक जो यू का उपसमुच्चय है, ठीक है, इसको मैंने, क्योंकि ये यू का उपसमुच्चय है इसलिए इसको सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो यू में कौन कौन से 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट होंगे और ए में कौन से हो जाएंगे? 2 3 4 5 6। तो ए क्या हुआ? यू का एक उपसमुच्चय। अब समुच्चयों पर संक्रियाएं देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, इनका सम्मिलन समुच्चय, इनका सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव प्लस बी के सभी अवयव तथा इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम देखो आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसे ए यूनियन बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8। बी एक समुच्चय है 6 8 10 12 जिसके अवयव ये हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम्मिलन समुच्चय होगा वो होगा ए यूनियन बी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? जो ए में है और जो बी में है, ठीक है। लेकिन जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो 2 4 6 8 लिख दिया मैंने। फिर देखो 6 और 8 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो ये एक बार लिख चुके हैं, बाकी बचे हुए हैं वो यहाँ लिख दिए। अब एक नोट है, यदि बी ए का समुच्चय है, इसमें देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। यदि बी ए का एक उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी होगा ए। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी होगा बी के बराबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। बी एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ देखो बी ए का एक उपसमुच्चय है, ठीक। अब बी ए यूनियन बी में करूँगा तो उसमें क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4, ये तो एक एलिमेंट्स होंगे। बी में क्या है? 1 और 2 जो पहले ए में आ चुके हैं, ठीक। तो ये वापस क्या हो गया? ए हो गया। तो ए यूनियन बी क्या आ गया? ए आ गया। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं, यहाँ अवयव आएगा, समुच्चय नहीं अवयव आएगा, जो या तो ए में है या बी में है, उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है, ठीक है। यानी कि या तो ऐसे सभी अवयवों का समुच्चय है, सम्मिलन समुच्चय ऐसे सभी अवयवों का समुच्चय है जिसके अवयव या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे, और उनके जो उभयनिष्ठ हैं उनको हम शामिल ही करेंगे, यानी उनके दोनों के जो कॉमन अवयव हैं उनको हम शामिल करेंगे। इसको हम जो समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम में कैसे, वेन आरेख में कैसे दिखाएंगे? ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ये दो जो सेट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? वो देखो ये हो जाएगा अपना ये सारा हिस्सा, ठीक है। इसमें देखो ये इतना ए हो गया और ये इतना बी हो गया, लेकिन ए और बी के जो कॉमन हिस्सा है उसको एक बार ही शामिल किया,
ठीक है। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले हमने ए और बी का यूनियन किया, फिर उसका सी के साथ यूनियन किया। या तो ये कर लो, या फिर पहले बी और सी का यूनियन करो, फिर उसको ए के साथ यूनियन करो, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसको बोलते हैं हम साहचर्य नियम। अगर ए का फाई के साथ यूनियन करे तो क्या आएगा? फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? ए के ही एलिमेंट आएंगे ए यूनियन फाई में, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं तत्समक नियम। यहाँ पे जो फाई है वो संक्रिया यू का तत्समक अवयव है, ठीक है। फिर है चौथा है ए यूनियन ए करेंगे। ए यूनियन ए करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ए यूनियन ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो सारे ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए यूनियन ए बराबर हो जाएगा ए के। इसको बोलते हैं वृक्षसब नियम। अगला है जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, उसको ए के साथ अगर यूनियन करें तो क्या आएगा अपने पास? सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, बी के, सी के। तो सार्वत्रिक समुच्चय का अगर किसी भी समुच्चय के साथ यूनियन करेंगे तो अपने को जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय योग का नियम। अगला है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। यानी इसको प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स बी से बिलोंग करता है। यानी और की कंडीशन है, या की कंडीशन नहीं है यहाँ पे, और की कंडीशन, यानी एक्स ओ ए और बी दोनों से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो वेन डायग्राम में दिखाएंगे वो हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा यूनियन, ये ए, ये भी हो गया। अब ये यूनियन बी क्या होगा? ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें जो इस हिस्से में जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे। तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट, इस जो उल्टा यू है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। या तो सर्वनिष्ठ बोलो या इंटरसेक्शन बोलो, इंग्लिश में इंटरसेक्शन। अब नोट है, यदि बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, ये सॉरी यहाँ पे आएगा, गलत लिख रहा मैंने, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी होगा। कैसे? जैसे पिछले मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि ए मान लेते हैं, सॉरी ए मान लेते हैं जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बी है जिसमें अवयव है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए का उपसमुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे? इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएंगे। कॉमन क्या है? 1 और 2, ठीक है, इसमें भी 1 2 है, 1 2 इसमें भी, तो ये क्या हो गया? बी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर। तो ये अपने को कंडीशन ध्यान रखनी है। यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, यानी रिक्त समुच्चय हो, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो हम ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यानी दो समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म ये है, ये क्रम विनिमय का नियम को फॉलो करता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा है, ये साहचर्य के नियम को भी फॉलो करता है, यानी पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करें, या तो ये करो, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करें फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम।
यदि फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इनके अंदर कॉमन तो होने नहीं है, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता और ए में एलिमेंट है, तो इन दोनों का कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। इसी प्रकार जब यूनिवर्सल सेट है उसका यानी सार्वत्रिक समुच्चय है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, ये सार्वत्रिक समुच्चय है और ये ए है, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ये हिस्सा होगा। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसको बोलते हैं हम फाई और यू के नियम। अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए है उसका ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कॉमन दोनों का यही हो गया है, यानी ए ही हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वृक्षण नियम। फिर एक है वितरण या बंटन का नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोला जाता है वितरण या बंटन का नियम। यहाँ देखो ध्यान रखने वाला है, पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है, और यहाँ इंटरसेक्शन दोनों के बीच में आएगा और यहाँ यूनियन आएगा। अब अगला पॉइंट है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ठीक, जबकि ए और बी को इसी क्रम में पढ़ा जाए यानी ए माइनस बी ही पढ़ा जाए। ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी से निरूपित करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, ए अंतर बी। और इसको जो समुच्चय फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी एक्स है वो ए के एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब इसको वेन डायग्राम में दिखाया मैंने, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए है ये बी है। अब ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यानी यहाँ तक। यदि यहाँ एलिमेंट लेंगे, यहाँ के एलिमेंट, तो वो बी में आ जाएंगे, तो वो ए माइनस बी में, ए माइनस बी नहीं होगा, तो ए माइनस बी में खाली ए का उतना ही हिस्सा आएगा जो बी के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए में बी का उतना ही हिस्सा आएगा जो बी में नहीं है, सॉरी ए में नहीं है। और ये जो इनके दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा है वो आ जाएगा, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, अभी मैंने पिछले पॉइंट में मैंने बताया था। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यदि ये जो ए माइनस बी समुच्चय है इसका और जो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हुए आपस में ऐसे युक्त समुच्चय। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल लिया मैंने, यदि x में x एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d और y एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं f v d g, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए x माइनस वाई। x माइनस क्या होगा, x माइनस वाई में वो सभी एलिमेंट, x के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो y में नहीं है। ठीक है, तो x माइनस ए में a और c आ जाएंगे क्योंकि b और d तो y में बिलोंग कर रहे हैं। इसी प्रकार y माइनस एक्स में क्या होंगे, y के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो x में नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा f और g। x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y क्या होगा, यानी जो x में भी है और y में भी है, यानी जो x और y का जो कॉमन एलिमेंट है वो x और y, x इंटरसेक्शन y में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 और 3 दोनों को देखोगे, तीनों को देखोगे तो ये इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, अयुक्त समुच्चय हैं। अब अगला है समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है।
यानी इसको देखो वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये U हो गया, ये A हो गया। तो जो बाहरी हिस्सा है, A के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, उसमें से अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो A से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस जो बाहरी हिस्सा है, इसको जो मिला के जो समुच्चय बनेगा उसको हम बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का पूरक समुच्चय। इसको समुच्चय इसमें समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स है वो सार्वत्रिक समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए, तथा एक्स है वो डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए और यू से बिलोंग करना चाहिए। तो यू से तो बिलोंग करना चाहिए और ए से नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। इसको एक इस ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डैश बराबर यू माइनस ए, यानी यू में से अगर ए घटा देंगे, ठीक है, यू में से ए घटाएंगे तो जो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो इसको हम ए डैश बोल देंगे, यानी ये ए का पूरक समुच्चय है। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। पहले ये नोट देख लेते हैं, यदि ए यू का एक उपसमुच्चय है तो ए डैश भी यू का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। यहाँ से दिख रहा है साफ, यहाँ से ए डैश ये वाला हिस्सा है वो भी क्या है, एक यू का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं, ए का ए डैश के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए का ए डैश के साथ यूनियन करेंगे तो वो आ जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे ये ए है और ये बाकी हिस्सा ए डैश है, तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल यू। इसी प्रकार ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि ए और ए डैश के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। इन दोनों को हम बोलते हैं पूरक नियम। इसी प्रकार अगला है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी का अगर अपने को पूरक निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन का नियम। इसी प्रकार दूसरा इसका नियम है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करो फिर उसका पूरक लिखोगे तो वो हो जाएगा ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो ये दोनों अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डी मॉर्गन थ्योरम है, डी मॉर्गन का नियम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम क्या कह रहा है कि ए का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर वापस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है फाइव डेज और यू के नियम। फाइव डेज क्या हो गया, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता, नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो यू के सारे एलिमेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यू का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू में सारे अवयव हैं, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा। तो ये है फाइव डेज और यू के नियम। अब कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को काम आएंगे। मान लीजिए ए और बी और सी 3 समुच्चय दे रखे हैं, ए बी सी, ये परिमित समुच्चय, यानी इनमें एलिमेंट्स की संख्या है, इनके जो अवयव हैं इनकी संख्या है वो निश्चित है, ठीक है। अगर पहला दे रखा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो, अगर यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो ए के एलिमेंट्स की संख्या प्लस बी के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर होगी,
यानी ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट वो मिल के क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ए है जिसमें 5 एलिमेंट है और बी है जिसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे और इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों का कॉमन, तो ए के एलिमेंट्स भी आएंगे उसमें, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, कॉमन कोई है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9। ठीक है, ये कब की कंडीशन है, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, तब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ये, ऐसे इस तरीके से निकालेंगे। एक ए में जितने एलिमेंट होंगे प्लस बी में जितने एलिमेंट होंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे वो माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, देख लेते हैं। देखो वेन डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं। ये ए है और बी है। ए में मान लेते हैं 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि 5 + 4। अब देखो 5 में ये दो भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ भी मैंने ले लिए। इसी प्रकार जब मैं 4 ले रहा हूँ तब भी ये 2 ले रहा हूँ, तो ये जो 2 वाला हिस्सा है वो 2 बार आ जा रहा है, तो इसको मैं एक बार घटा दूँ। तो 5 + 4 - 2 वो कितने हो जाएंगे, 7 आ जाएंगे। और जब इसको हम लिखेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बार इसको मैंने वापस घटा दिया, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या। कब, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। इसी प्रकार जब 3 के केस में देखेंगे, 3 समुच्चय हैं ए बी सी, इन तीनों का यूनियन करेंगे और उसमें एलिमेंट्स याद करेंगे, तो वो हो जाएगा ए में एलिमेंट्स की संख्या प्लस बी में एलिमेंट्स की संख्या प्लस सी में एलिमेंट्स की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की संख्या माइनस बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका इस जो चैप्टर है, समुच्चय चैप्टर है, उसका थ्योरी पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ बचा होगा तो वो अगले वीडियो में कवर करेंगे और अगले वीडियो से हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, यानी इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।